हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप सिजेरियन हैं या फिर आपकी होने वाली है तो आपके मन में घबराहट होती है, डर होता है कि आपका सर्जरी होने के बाद आपकी लाइफ कैसे होगी, आप अपने बॉडी कैसे, आपका बॉडी का काम करेगा, आप कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी। ये सारी चीज़ें सबके मन में डाउट आती हैं। कितना टाइम लगता है रिकवरी में और उसके लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा कि हम फास्ट रिकवरी कर सकें। ये सारी चीज़ें, ये सारे डाउट सभी के मन में आती हैं। नॉर्मल डिलीवरी से नॉर्मल डिलीवरी जितना तो टाइम लगता ही है, नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा ही टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है। और बहुत से लोगों के मन में ये भी डर होता है कि हमारी बॉडी पहले जैसे हो पाएगी कि नहीं, हम कितनी जल्दी अपनी बॉडी को रिकवर कर पाएंगे, हमें उस टाइप की एक्टिविटी सारी जैसे हम पहले करते थे वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम रनिंग कर पाएंगे कि नहीं, हम एक्सरसाइज कर पाएंगे कि नहीं, हम भारी सामान उठा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमारे शरीर में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बने रहेंगे, सी सेक्शन के बाद हमें पेन कितना होगा, हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, हम बेबी को कैसे हम केयर कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में चल रही होती हैं। मेरे में भी यही सब चल रही होती थी। जब मेरा सी सेक्शन हुआ, मेरे 2 सी सेक्शन हुए हैं। मेरे सी सेक्शन से 2 डिलीवरी हुई है। एक मेरा 15 साल का बेटा है और एक मेरी 2 साल की बेटी है। तो मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से ही हुए हैं, लेकिन मेरा अनुभव दोनों ही सी सेक्शन में अलग अलग रहा है। पहले वाले बेटे के टाइम पे सी सेक्शन में भी मेरा अलग एक्सपीरियंस था, इस सेक्शन में भी, इस वाले सी सेक्शन में भी मेरा अलग एक्सपीरियंस था। तो मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है, बहुत कुछ समझा है और जाना है। बस उसी के बेस में आज आप लोगों को मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि ऐसे क्या करना है आपको। डिलीवरी सी सेक्शन होती है आपकी, तो आपको ऐसे क्या चीज़ें करनी है, क्या काम करना है कि आपकी बॉडी जल्दी रिपेयर हो जाए, आपकी टाँके जल्दी हीलिंग हो जाए, मतलब भर जाए जल्दी। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत लोगों के मन में डर होता है कि कहीं पस ना भर जाए, वहाँ टाँके ना खुल जाएँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मन में चल रही होती हैं। मेन जो डाउट आता है वो ये होता है कि हम ऐसी क्या करें कि हमारी बॉडी जल्दी रिकवर कर जाए और टाँके जल्दी सूख जाए। क्योंकि बहुत सारे केस में हमने देखा होता है, सुना होता है कि टाँके पक जाते हैं या फिर फूल जाते हैं, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है बच्चे के साथ में ये सब चीज़ मैनेज करना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, तो ये सब सुन के हम बहुत डर जाते हैं। बस इसी टॉपिक पर मैं आज बात करूँगी कि ऐसी कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है कि आपके बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, पहले जैसे हो जाए। तो विदाउट एनी डिले हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिकवरी में कितना समय लगता है, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल डिलीवरी से इस डिलीवरी में ज़्यादा ही समय लगेगा सी सेक्शन में। वैसे भी हमें कोई से भी डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन से डिलीवरी हो, सिजेरियन हो, हमको 1.25 महीने तो आराम करने के लिए बोला ही जाता है। वो एक ट्रेडिशन है हमारा। ट्रेडिशन में भी हमारे कहा गया है कि आपको 1.25 महीने आराम करना ही है डिलीवरी का। तो वो कुछ रीज़न है। नॉर्मल डिलीवरी के कुछ और रीज़न होते हैं, लेकिन सी सेक्शन डिलीवरी के कुछ और रीज़न होते हैं। क्योंकि इसी सेक्शन में, सिजेरियन में, आपके टाँके लगे होते हैं। आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए थोड़ा नॉर्मल डिलीवरी से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है सी सेक्शन में। तो ये 1.25 महीने का टाइम तो आपको देना ही देना है आपके बॉडी को हील होने के लिए। क्योंकि इस टाइम आपको ब्लीडिंग हो रही होती है, तो और आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते जैसे आप नॉर्मल डिलीवरी के बाद कर सकते हैं। आपको टाँके लगे होते हैं तो आप ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो हील करने में थोड़ा टाइम भी लगता है और बॉडी में मतलब इस टाइप के होता है ना, हाँ, बॉडी आपका एक्टिविटी नहीं है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। जैसे गैस का परेशानी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो जाती है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी परेशानियाँ, बैक पेन, ये सारी चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम देती हैं उस टाइम पे। तो उन्हीं सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना, ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताने वाली हूँ। जब आपका हॉस्पिटल स्टे होता है तब आपका वहाँ पे पेन किलर्स चल रहे होते हैं, आपके एंटीबायोटिक्स चल रहे होते हैं, आपके ऊपर बाकायदा पैनी नज़र रखी जाती है कि आपकी बीपी का लेवल कैसा है, आपका शुगर, बीपी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कैसा है, या फिर आपकी गैस, स्टमक में गैस तो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं क्योंकि सी सेक्शन के बाद में ये प्रॉब्लम कॉमन है, बहुत ज़्यादा होती है। कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल में नज़र रखी जाती हैं। उसके बाद ही आपको, जब आपको ये भी ध्यान रखा जाता है वहाँ की आप ठीक से मूवमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप सही से चल पा रहे हैं, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, आपको हेडेक तो नहीं हो रहा है, आपको फीवर तो नहीं आ रहा है, या फिर कहीं से आपको इन्फेक्शन तो नहीं हो गया कहीं पे। कुछ ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको 3 से 4 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। उसके बाद ही आप घर में आने के बाद, मतलब आपको कुछ अगर
लगता है मतलब अलग सा लगता है या फिर आपको फीलिंग अच्छी नहीं आती है, तब आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 4 दिन तो रखा ही जाता है, ताकि ये सारी चीज़ें वो देख ले, समझ ले डॉक्टर्स, उसके बाद में ही आपकी डिस्चार्ज करते हैं। और ये भी कंफर्म कर लिया जाता है उस बीच में कि आपका स्टमक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका फ़ीवर तो नहीं आ रहा है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाता है, आप घर आ सकते हैं। घर आने के बाद आपकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपके मन में होता है कि टाँके लगे हैं, अंदर टाँके हैं, बाहर टाँके हैं, तो आपको डर होता है कि कहीं टाँकों में कहीं खिंचाव आए तो दर्द हो, तो फिर कहीं पस ना आ जाए, कहीं टाँके खुल ना जाए। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, तो आपकी एक्टिविटी भी कम होती है। तो बस, तो आपको घर में आने के बाद क्या-क्या ऐसे ध्यान रखने हैं आपके कि आपकी बॉडी जल्दी रिपेयर हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक ये है कि आपके उठने बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो आपके उठने बैठने का तरीका, आप कभी भी झटके से बैठे नहीं ना, आपको कभी भी झटके से उठना नहीं है। आपको आराम-आराम से ही चलना है, आराम-आराम से बैठना है, ताकि आपके टाँकों पर कोई ज़ोर ना पड़े, कोई प्रेशर ना पड़े। क्योंकि प्रेशर पड़ने से ही आपके टाँकों पर, अगर स्टार्टिंग में प्रेशर पड़ेगा तो आपके टाँकों को टूटने का डर है या फिर खुलने का डर है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको आराम से उठना है, आराम से बैठना है, और जहाँ भी बैठें आराम से बैठें, तकिए का सहारा ज़रूर लें। ये बेबी को फीडिंग कराते हैं तब भी आप पीछे तकिए का सहारा लें, पीठ के पीछे 2-3 तकिया लगाकर रखें। और पिलो, एक फीडिंग के लिए एक पिलो भी आती है नीचे बच्चे को लिटाने के लिए, वो पिलो ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चे को सही शेप में पकड़ने और सही शेप में पकड़ के, जैसे बच्चे को सही शेप में आप स्टार्टिंग में तो पकड़ना आता नहीं है, तो वो पिलो बहुत ही हेल्पफुल होता है कि उस पिलो में आप कैसे लिटा के सही शेप में बच्चा उसमें लेटता है, पीने का पोजीशन भी उसका सही बनता है। तो उससे क्या होता है, उसको सही तरीके से दूध मिलता है, फीडिंग उसकी अच्छी होती है, तो उसका पेट भी अच्छा भरता है, चिड़चिड़ा नहीं होता है। तो वो पिलो बहुत यूज़फुल है, मैं उसका आपको लिंक दे दूँगी। वो मेरे लिए तो बहुत ही बेनिफिट रहा है, मैंने यूज़ किया है। आप अपनी बॉडी की मालिश ज़रूर करवाएँ, क्योंकि एक्टिविटी कम हो जाने से क्या होता है, बॉडी में पेन होने लगता है, तो इसे मालिश ज़रूर करवाएँ। क्योंकि खाली पेट वाला जो हिस्सा होता है जहाँ टाँके लगे हैं, उस हिस्से को छोड़ के आप हाथों की मालिश, पैरों की मालिश, पीठ की मालिश ज़रूर करवाएँ। इससे बॉडी बहुत रिलैक्स लगेगी, आपको बॉडी रिलैक्स फील होगा आपको, और आपको बैक पेन की भी समस्या नहीं होगी, और आप जो भी आपको थोड़ा-सा फीडिंग कराने से जो भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं होगी। तो ये बहुत ही कारगर है भाई, बहुत ही मस्त लगता है, इससे बॉडी बहुत ही रिलैक्स हो जाती है। तो ये तो ज़रूरी करवाएँ आप, मालिश कम से कम सवा महीने तक आप हल्की-फुल्की मालिश ज़रूर करवाएँ, भले ही आपका सिज़ेरियन हुआ हो। और सेकंड चीज़ ये है कि आप पानी बहुत अच्छे से पिएँ, क्योंकि आपका पूरा जो मिल्क है वो पानी बेस्ड ही होता है, तो आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है। आप दिन भर में 2 चम्मच अजवाइन ले लें, एक पतीले में उबाल लें पानी के साथ में, और उस पानी को दिन भर पिएँ। इससे आपको बहुत सारी चीज़ों से राहत मिलेगी, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या होती है, आपको गैस की समस्या होती है, या फिर आपको जी मचलाता है, घबराता है, या फिर भूख नहीं लग रही है अच्छे से। भूख तो उस टाइम अच्छे से लगती है, किसी-किसी केस में ही होता है कि भूख नहीं लग रही है, तो आप ये अजवाइन का पानी ज़रूर पिए, बहुत ही बेनिफिट होता है, क्योंकि ये इसकी तासीर गर्म होती है अजवाइन की, तो ये उस टाइम शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अजवाइन का पानी इसलिए भी पीना चाहिए क्योंकि ये खाना को पचाने में बहुत सहायता करता है, और गैस की वजह से या फिर आपका कॉन्स्टिपेशन, उसकी वजह से सर में दर्द, हेडेक ये सब चीज़ अगर होता है, तो ये उसमें भी बहुत रिलीफ़ करता है, बहुत ही यूज़फुल होता है उस टाइम। मैंने भी अजवाइन का पानी बहुत यूज़ किया है। ये कम से कम 2 से 3 महीने तक आप कंटिन्यू पीना ही है आपको, और पानी की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 3 लीटर पानी आपको दिन भर में पीना है, क्योंकि उस टाइम बॉडी में पानी की कमी होती ही होती है। आप क्योंकि फीडिंग करा रहे हैं दिन भर बच्चे को, तो मिल्क तो पूरा वाटर बेस्ड है, तो पानी आपको चाहिए बॉडी में, इसलिए आप पानी बहुत अच्छे से पीजिए। सेकंड चीज़ ये है कि आपका नहाने का तरीका कैसा ना, वैसे तो आजकल वाटरप्रूफ बैंडेड लगा होता है टाँकों पे, तो नहाने में कोई दिक्कत नहीं, आप हल्का गुनगुना पानी से नहा सकते हैं डेली, हल्का-हल्का। और टाँकों की प्रॉपर्ली सफाई करनी है आपको, और उन पे जो भी आपको आयोडीन बेस्ड दवाई दिए जाएँगे वो लगाने हैं, और टाँकों की अच्छे से सफाई करिए, इससे वो जल्दी से हील होंगे और जल्दी से रिपेयर हो जाएँगे बहुत अच्छे से। और थर्ड चीज़ ये है कि आपको अपना डाइट कैसा रखना है, सबसे मेन चीज़। बहुत सारे क्वेश्चन इसी के होते हैं कि हमको उस टाइम पे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपका डाइट एकदम हल्का सुपाच्य रखना है। आपको कुछ भी हैवी तला भुना चीज़ नहीं खाना है स्टार्टिंग में। आप दलिया, मूँग दाल की खिचड़ी, मूँग दाल, या फिर दलिया, साबूदाना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे। और
आप रोटी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अपने बॉडी अपना अपना जो भी आपका बॉडी जिस टाइप का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आप खाना पीना अपना रखें। क्योंकि कहीं पे ऐसा होता है कि कहीं पे चावल नहीं खाया जाता है तो वहाँ पे रोटी ही खाया जाता है, दिया जाता है, तो वो भी कोई ख़राब नहीं है। आप रोटी भी खा सकते हैं, मूंग दाल की रोटी दाल में भिगा के ऐसे खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स मिला दीजिए, वो खा सकते हैं। नट्स में कुछ जैसे स्नैक्स लेना है आपको तो आप मखानों को रोस्ट कर लीजिए, काली चाय बना लीजिए, अदरक, सौंठ, तुलसी डाल के थोड़ा सा हल्दी डाल के एक काली चाय बना लीजिए, गुड़ डाल के उसमें। ये बहुत ही बेस्ट है। ये तो सर्दी वर्दी अगर हो भी जाता है आपको, या फिर कुछ भी मतलब होता है ना, गैस वैस भी होता है, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। आप तुलसी डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए, उसमें अदरक या सौंठ डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, ये डाल के आप एक अच्छा सा काली चाय बना लीजिए और उसको खाइए। इसके साथ में आप रोस्ट किए हुए मखाने ले सकते हैं, स्नैक्स में कुछ नट्स ले सकते हैं, जैसे बादाम है, अंजीर है, किशमिश है, ये सारे नट्स ले लीजिए। और चिया सीड्स से बने जूस जो भी है, या फिर वो पीजिए, किसी में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं चिया सीड्स को। आप कुछ भी स्मूदी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो लीजिए। पंपकिन सीड्स लीजिए, ये ओमेगा 3 से एकदम भरपूर होते हैं। इसको तो मैं बोलती हूँ स्टार्टिंग से ही, आप जब से आप प्रेगनेंसी कंसीव करें तब से आपको खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है। ये बहुत ही फ़ायदा करता है आपको, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी, आपके बच्चे के ब्रेन के लिए भी। तो ये आपको स्टार्टिंग से लेना चाहिए। और ये सारी चीज़ें डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। हरे पत्तेदार सब्जियां विटामिन से मतलब रिच हैं एकदम। गाजर है, मूली है, ये सारी चीज़ें भी खाइए, कुछ कम मात्रा में खाइए, लेकिन हाँ खाइए। गोभी है, फूल गोभी, ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये गैस बनाती है थोड़ी सी, तो ये थोड़ा अवॉइड करिए आप। और साबुत जो अनाज है, जैसे राजमा है, छोले, ये थोड़ा कम खाइए इस टाइम पे, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या पैदा करते हैं। तो फाइबर रिच फूड खाइए, जैसे फ्रूट है, ये सारी चीज़ें, फ्रूट या फिर अच्छे मोटे अनाज वाले रोटी खाइए, जैसे आप वो मक्का होता है, मक्का का आटा, रागी का आटा, ये सारी चीज़ों से, कुट्टू का आटा, ये सारी चीज़ों से बने हुए रोटी खाइए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। उस टाइप सुपाच्य भी होते हैं, ये मोटे अनाज जल्दी से पच जाते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से, हनी खाइए, तो हनी भी लिया कीजिए, शहद, सौंठ, गुड़। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, बच्चा होने के बाद 6 दिन बाद हम छठी का कुछ वो नेम करते हैं, तो नेम के बाद हमको गुड़, सौंठ, घी और बहुत सारे हर्ब्स होते हैं उसमें, काजू मेवे, काजू किशमिश मेवे सारे मिला के एक प्रकार का लड्डू बनाया जाता है, वो खाने के लिए दिया जाता है। तो वो भी शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। वो अगर आपकी तरफ भी खाते हैं वो सब चीज़, तो आप भी वो भी खा सकते हैं। तो डाइट तो आपको एकदम हल्का फुल्का ही रखना है, सुपाच्य खाना खाना है, दलिया, खिचड़ी, ये सारी चीज़ें खाइए कुछ दिनों तक। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करते जाइए अपने आहार में, ताकि आपके बच्चे को भी हैबिट हो इन सारी चीज़ों को पचाने का, क्योंकि आप जो खाएंगे आपके बच्चे तक वही पहुँचेगा मिल्क के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपको हैबिट करते जाइए धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्वान्टिटी बढ़ाते जाइए, खाने में सारी चीज़ें इंक्लूड करते जाइए। एक सेकेंड पॉइंट ये है कि आप कपड़े अच्छे कॉटन के या फिर होजरी वाले कपड़े पहने, सॉफ्ट कपड़े पहने, साफ़ सुथरे कपड़े पहने। आपको फीडिंग कराने में जिस टाइप की आसानी हो उस टाइप के कपड़े आप पहने, क्योंकि इस टाइम पे आपके बॉडी को रिलैक्स चाहिए होता है, आपको बॉडी को कंफर्टेबल ड्रेस ही चाहिए होते हैं, तो आप उस टाइप के कपड़े पहने। मैं कुछ कपड़ों के सजेशन आपको दे दूँगी यहाँ पे कि आप किस टाइप के कपड़े पहन सकते हैं। आप अगर पसंद हो तो आप वहाँ से लिंक दे दूँगी, आप बाई कर लीजिएगा। एंड लास्ट थिंग मैं बोलना चाहूँगी कि आपकी स्लीपिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिजेरियन जो माएँ होती हैं, मम्मियाँ होती हैं, उनको करवट में सोना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। उनको सीधे ही पीठ के बल सोना चाहिए, क्योंकि इससे ये टाँकों में रिलैक्स लगता है और वो उसमें कसावट नहीं आती या फिर उसमें खिंचावट नहीं आती। साइड करवट लेके सोने से क्या होता है कि एक साइड के टाँके खींचने लगते हैं, तो उससे टूटने का भी डर होता है स्टार्टिंग में। तो आप करवट में कम ही सोएं, हाँ, लेकिन उठने के टाइम आप करवट लेकर ही उठें, सीधे कभी ना उठें। आप सोने के टाइम तो सीधे सोएं, लेकिन जब उठने हो तो दाईं करवट में या फिर बाईं करवट में लेकर ही उठें। और कुछ दिनों के बाद, जैसे 15 दिन 20 दिन हो गए, उसके बाद में आप करवट में सो सकते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि आप दाईं करवट में ही सोएं, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपका खाना भी अच्छे से पचता है। तो हो सके तो आप दाईं करवट में ही सोएं, उसके बाद में, या फिर सीधा सोएं, क्योंकि बच्चे को पिलाना है, फीडिंग कराना है, तो साथ में सोना है, तो बच्चे के साथ में तो आप करवट में ही सोएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस बच्चा आपके साथ चिपक के सोएगा, उसको भी गर्माहट मिलेगी और वो उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, आपके हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, जिससे मिल्क अच्छा बनेगा। तो ये सारी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। और जब भी सोएं तो
पीठ पर मतलब गर्दन पर एक पतला तकिया ज़रूर लगाएं और बैक अगर आप करवट में सोते हैं तो पैरों के बीच तकिया लगाकर सोएं। इस तरीके से पीलो का सहारा ज़रूर लें स्टार्टिंग में। उससे पेट पर भी अगर आप करवट के बल सोते हैं तो नीचे एक पीलो लगाकर पेट के साइड में, पेट के नीचे मतलब एक पीलो ज़रूर लगाएं। उससे आपके पेट में टाँकों पर खिंचावट नहीं होगी। तो पीलो लगाकर सोएं, उससे आपको रिलैक्स लगेगा, करवट में सोने पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। एंड लास्ट थिंग मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको घर आने के बाद में भी आपको सही अच्छी फीलिंग नहीं आती, या फिर आपको लगता है सुस्त सुस्त लग रहा है, या फिर आपको वो कुछ फील अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर आपकी स्वेलिंग है, या फिर आपको कहीं पेन हो रहा है, या फिर आपको फीवर हो रहा है, या फिर कुछ भी इस टाइप की परेशानी हो रही है, तो आप यहाँ वहाँ बात करने से अच्छा है आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उनसे ज़रूर अपना डिस्कस करें कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आप सॉल्यूशन ज़रूर लें उनसे, क्योंकि ये नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें कभी अंदर से बड़ी परेशानी बन के निकल आती हैं, तो इनको अवॉइड नहीं करें। तो इसी तरीके से आप अपना बॉडी अच्छे से हील कर सकते हैं, जल्दी से अपने पहले वाले प्री प्रेगनेंसी शेप में आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होंगी, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे के साथ में अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए बच्चे के साथ में। आप बहुत जल्दी अच्छे रिकवर भी कर जाएंगे, इससे आप खुश रहेंगे। तो और हैप्पी रहिए बच्चे के साथ में, और अच्छे से फीडिंग वीडिंग कराइए, बच्चे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छे बॉन्डिंग बनाइए। सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं आपकी प्रेगनेंसी लाइफ में, मदरहुड में। तो इससे भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आप जितना खुश रहेंगे, जितना बच्चे से अटैच रहेंगे, उतना ही आपको बॉडी में हार्मोन्स आपके चेंज होंगे, आपकी रिकवरी जल्दी होगी, आपके ब्रेस्ट फीड के मतलब ब्रेस्ट मिल्क जल्दी अच्छे बनेंगे, अच्छे क्वांटिटी में बनेंगे। तो उससे आपके बच्चा भी भूखा नहीं रहेगा, अच्छे से फीडिंग करेगा तो वो भी खुश रहेगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा, रोएगा नहीं। तो आप भी अच्छे से रहेंगे, सोएंगे, रात में अच्छे से पूरी नींद ले पाएंगे। तो स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको और भी कुछ जानना है डिलीवरी, सी सेक्शन डिलीवरी से रिलेटेड, या फिर और कुछ भी है, तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो लेके आऊँगी, मैं ज़रूर बताऊँगी। मैं एक वीडियो इस पर भी लेके आऊँगी कि आप कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में जो ब्रेस्ट में गांठें बन जाती हैं, या फिर ब्रेस्ट में जो दर्द होते हैं, उनसे कैसे राहत ले सकते हैं आप, और वो किन कारणों से होती है। ये टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर लेडीज़ लोगों को होती है, उनको फेस करना ही पड़ता है। इतनी गंभीर हो जाती हैं कि बाद में सर्जरी करने की नौबत तक आ जाती है। तो इसके लिए पहले से ही हमें जानना चाहिए इस 3 चीज़ों के बारे में। तो इस टाइप की वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप लास्ट तक रुके हुए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।